नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द विष्णुप्रिया शो में। और आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हैं। वैसे तो दीदी से मेरे रिलेशन थोड़े पुराने हैं, बट आज मैं आप सबको अपनी फेवरेट दीदी से मिलवाना चाहती हूँ। आप सबके लिए भले ही वो एस्ट्रोलॉजर होंगी, बट मेरे लिए तो मेरी प्यारी दीदी ही हैं, जिन्हें आज हमने बहुत वेट कराया। तो दीदी, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, एंड आई एम सो सॉरी आपको वेट कराने के लिए। ये सॉरी बिल्कुल नीडलेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं भी कई जगह पे बहुत लेट हो जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने वेट कर लिया तो दैट्स फाइन। तो सबसे पहले ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो मुझे एक क्वेश्चन आपसे रखना है वो आपके बालों से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले आते ही सबसे पहले आईज ही वही जाती है। आपकी सुंदर सुंदर आंखों के बाद सबसे पहले जो नज़र मेरी पड़ती है वो पड़ती है आपके बालों पे। तो दी, आई नो कि ये वॉलॉक्स रखना, जिसे हम जटाई भी कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, एंड आप इसे इतने ग्रेसफुली, इतने प्यार से कैरी करते हो। तो इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल महत्व भी है या फिर ये बस आप फैशन के लिए रखते हो? सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव। आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। ये पॉडकास्ट से आप जो शुरुआत कर रहे हो, महादेव की कृपा से खूब ग्रो करो, खूब आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करे बस और आप मुझे बार बार बुलाओ। 100%। तो अब महादेव का नाम ले ही लिया है तो आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हो कि ये जो जटाएं हैं ये रिजेंबल करते हैं महादेव जी से, एक सिंबल है उनका। ये फैशन के लिए मैंने नहीं रखा। हाँ, बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि लोग फैशन के लिए ड्रेडलॉक्स करवा लेते हैं, बट मैंने फैशन के लिए नहीं रखा। बेसिकली मेरा, जैसे कहते हैं ना, ये ड्रेडलॉक्स रखना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। पहली बात तो इनको करवाना बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, इनको मैनेज करना वो सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि मैं पिछले 6-7 महीने से मैनेज कर रही हूँ। मतलब हर रात एक बहुत कठिन रात हो जाती है इनके साथ सोना और फिर हेड वॉश करना। एब्सोल्युटली, बिकॉज मुझे लगता है मैं खुद अपने बालों को जब वॉश करने जाती हूँ तो वॉशिंग के लिए वो पूरा डिस्कशन हो रहा होता है कि यार कितना या पार्लर से करा लूँ जाके। हाँ, हाउ डू यू मैनेज दैट? बिल्कुल, वो वही चीज़ कह रही हूँ। सर्दियों का टाइम था तो बहुत मुश्किल हो गया था। ऑयलिंग करना, हेड वॉश करना, बहुत सारी चीज़ें अनमैनेजेबल हो जाती है, बट स्टिल महादेव की कृपा से सब कुछ हो जाता तो है। आपने ये एक तपस्या के तौर पे इसे रखा हुआ है? मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली में क्या है कि मैं काफ़ी टाइम से जो है महादेव की पूजा आराधना कर रही हूँ, और काफ़ी टाइम तो मतलब ये हो गया कि साधना कर रही हूँ, उनके मंत्रों का जाप और सारी चीज़ें, जो मैंने तिलक धारण किया, उनका नाम लिया, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। बट जब मैं 4 साल की थी, मैं तब से उनकी पूजा आराधना कर रही हूँ। 4 साल से? जब मैं 4 साल की थी, और मुझे उस टाइम पता भी नहीं था वो शिव जी हैं या कौन से भगवान हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी मदर जो है रक्षाबंधन करती है हनुमान जी को, तो मेरा भाई नहीं था, तो मैं राखी लेके गई कि मैं भी राखी करूंगी। तो मैंने जो है महादेव जी को राखी बांधी। वो कैसे बांधी कि पंडित जी ने पूछा हनुमान जी को ही बांध दें, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कौन से भगवान को बांधनी है? तो मैंने ना मतलब मंदिर में चारों तरफ देखा, तो मैंने कहा वो जिनके नेक में स्नेक है, वाओ, मैंने उनको ऐसे पसंद किया है, एब्सोल्युटली। या मैंने उनको ऐसे चुना है। आप ये मान लो, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कौन से भगवान है, उनका क्या नाम है, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। हालांकि आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को नॉलेज होती है, क्योंकि अब फोन हो गए हैं, हाँ, वीडियोस हो गए, बट उस टाइम पे तो कुछ ऐसा बस हम सिर्फ जब मंदिर में बैठते तो मम्मी को जय गणेश आरती करते सुना, तो उतना ही जय गणेश आरती आती थी, इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। तो मैंने सिर्फ ये बोला जिनकी नेक में स्नेक है ना, उनको बांध दो। तो मैंने, जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने उनको चुना है, और उनसे आगे तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो अब आकर के जब मैंने उनको जैसे गुरु चुना अपना, मैं काशी विश्वनाथ गई, तो काशी विश्वनाथ पे बृहस्पति मंदिर में मैंने उनको अपना गुरु माना, गुरु दीक्षा ली वहाँ पे। तो उसके बाद से ही चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कॉल आना अंदर से, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे करानी चाहिए। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बट एक वही है ना कि जब तक महादेव जी का आदेश नहीं आएगा तब तक वो काम होगा ही नहीं। तो बिना आदेश के नहीं होता। फिर एकदम से सडनली ऐसा हुआ कि नहीं, ठीक है, फटाफट से मैंने पिछले नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में, मैंने फटाफट से बुक करवाया अपना अपॉइंटमेंट, और सारे अपने हेयर के ड्रेडलॉक्स करवा लिए। बस क्राउन एरिया छुड़वा के बाकी सारे ड्रेड्स करवा लिए। लोग कहते हैं कि ये एक्सटेंशंस हैं, ये वो, बट मैंने अपने हेयर के खुद ड्रेड्स करवाए हैं, और इसी वजह से मेरे हाँ, आप देख भी सकते हो, मेरे ये सारे मेरे खुद के हेयर हैं जो मैंने अपने हेयर के ड्रेड्स करा रखे हैं। ये कोई एक्सटेंशंस नहीं है, दीज ऑल आर माय हेयर।
बाप रे, एंड आई थिंक और दिस इज वेरी हाँ, टफ और बहुत टफ है, एंड दिस इज पेनफुल। बहुत नो, ज़्यादा। आई बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि जो इसमें नीडल्स चलती हैं वो जब स्कैल्प पे जब वो करते हैं तो स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा लगती हैं। ओह माय गॉड। और अभी भी अगर आप ये हेयर देखते हैं तो ये हेयर जो बने हुए हैं, ये अंदर से पूरी मेंटेनेंस होती है इसकी, और जब ये यहाँ से बांधते हैं, उसको पूरा ऐसे वीव करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है, बहुत ज़्यादा। और इतना पेन होता है कि अंदर अंदर जैसे रैशेज हो गए हैं मेरे स्कैल्प में, तो वो चीज़ें जो है ना, मतलब मेरे को कहीं कहीं लगता है कि ब्लड आ गया है या कुछ इस तरह का, तो मुझे ऑयल्स और सिरम्स वगैरह वो यूज़ करने पड़ते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। वाओ दीदी, बालों से अब जाते हैं मुझे लगता है दी आर द कूलेस्ट एस्ट्रोलॉजर दीदी, राइट? सो दी, अब अगर हम आपके टैटूज की बात करें, एंड मैंने आपकी वीडियोस देखी है, लाइक भी करी है, कमेंट भी किया है टैटूज का, एंड आई विल टेल यू व्हाट, बहुत लोग, पीपल आर यू नो दे आर जस्ट फॉन्ड ऑफ टैटूज, मतलब कि टैटू कराना है, पूरा हाथ भरवा लेना है, यू नो बस टैटू ही चाहिए। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, और यू कैन से पीपल आई नो हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन टैटूज। तो मुझे लगता है कि आपको सीरियसली ये बताना चाहिए, बिकॉज आप बताते भी हो लोगों को कि किसको कौन सा टैटू कराना चाहिए, बट अगर कोई आपसे कंसल्टेशन नहीं ले पा रहा है, तो आप उन लोगों को, अगर हम लोग राशि में डिवाइड करते हैं कि कौन सी राशि वालों को कौन सा टैटू कराना चाहिए, कि आर यू अप फॉर इट? हाँ, बिल्कुल। तो आप प्लीज़ ये बताओ, ताकि जितने भी जो लोग हैं जिन्हें टैटू सच में कराना है, एंड पहले आप ये भी बताइए कि टैटू अगर कराने से, बिकॉज लोग ये कहते हैं कि आपकी इमेज खराब हो जाती है, अरे यार इसने तो टैटू करा लिया है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब पुरानी पिछड़ी बातें हुआ हैव यू करती सीन थी। दैट मूवी? मुझे याद नहीं आ रहा, या तो मैंने रील में देखा होगा, तो मैंने मूवी में देखा होगा कि टैटू वाली लड़कियां कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती। हैव यू एवर हर्ड दैट? बिकॉज मैंने ये चीज सुना है। व्हाट डू यू से वेल, फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो कि टैटू वाली लड़की अच्छी बहू नहीं बन सकती। हाँ, वो मूवी थी अभी जो विक्की कौशल की आई है, यस, बैड न्यूज। yes, बैड न्यूज में yes, विक्की yes. कौशल ने बोला है तृप्ति डिमरी को कि टैटू वाली बहुएं कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती, Yeah. बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि टैटू जो होता है ना, ये आप किसी भी मतलब ऐसे नहीं करा सकते। टैटू इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। अगर आप किसी It's चीज your- को जब एक बार आपने टैटू करा लिया, इट बिकम्स योर बॉडी पार्ट, एग्जैक्टली कि वो एक तो उसके परमानेंट। साथ ही आपको रहना है, और आप ये सोच के टैटू कराओ कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे होगे तो वो टैटू भी आपके साथ ही जाएगा। दीदी ओके फिर तो जब आप कहते हैं ना चिता पे जब आपका शरीर राख हो रहा होगा तो वो टैटू उसी समय पे राख होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा था टैटू रिमूवल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं, मगर वो बहुत कम जैसे कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस में होती हैं। मुझे लगता है ऐसा लोगों नहीं को है। टैटू का असली महत्व, और इस तरीके से लोगों ने टैटू जिन्होंने करा भी रखा होगा ना, उन्होंने भी इस टैटू को ऐसे सोचा नहीं होगा। तो जब मैंने फर्स्ट टैटू कराया था तो मैंने यही सोचा था कि अब बेटा ये तेरी लाश के साथ ही जाएगा, तेरी अर्थी के साथ ही जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे टैटू नहीं करवाने देते थे, सो कॉल्ड यही वाली बात कि टैटू वाली लड़कियां अच्छी नहीं मानी जाती। Exactly. बट स्टिल उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें, जैसे मैंने बोला, मैंने कहा, तो हो गया, टैटूज हो गए। और ऐसा नहीं कि मैंने मतलब कोई वैसा टैटू करवा रखा है जो हार्म करे। कहते हैं कि अगर आप टैटूज करवा रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करवाना चाहिए। कुछ लोग स्कल का टैटू, कुछ लोग एशेस के टैटू, एशेस का टैटू, या फिर जो है मतलब अलग अलग नाम लिखवाना, ड्रैकुला लिखवाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें ठीक नहीं है। डार्क मैजिक से हाँ, बहुत इंस्पायर्ड हैं आज बिल्कुल। के लोग, जिसको हम सैटानिक भी कह सकते हैं। इस तरह के टैटूज लोग करवा लेते हैं, इसलिए मैंने बोला ये टैटू आपकी अर्थी के साथ ही विलीन होता है। इसलिए इस तरह के टैटूज बिल्कुल भी नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि टैटूज आपकी डेस्टिनी चेंज करते हैं मेनली। तो अगर आप इस तरह का टैटू करवा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि इतने डार्क टैटूज अगर आप करवा रहे हो तो आपकी लाइफ भी उसी तरह की होगी। क्योंकि एक चीज़ जो आपकी बॉडी से जुड़ गई है, लाइक आपका बॉडी पार्ट बन गया। मान लीजिए एक तिल होता है, वो हमारी डेस्टिनी को बदल देता है। एक तिल होता है जो कहते हैं कि ये इस तरह का व्यक्ति है, ये उस तरह का व्यक्ति है, और ठीक उसी तिल की तरह हम इतना बड़ा टैटू जब करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारी डेस्टिनी पे बहुत
इफेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं। आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। वही चीज है, टैटूज जो होते हैं बहुत सोच समझ के करवाने चाहिए। लोग अलग अलग फैशन टैटूज अलग हो गए, लाइक बटरफ्लाई या ये वो, उसमें भी सिंबल्स होते हैं। बटरफ्लाई जो लोग करवाते हैं, बटरफ्लाई आप देखिए कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठती है। बटरफ्लाई का अर्थ एक तरह से मैं कहूँ, आपने सुना होगा ना, तितली बनूं उड़ती फिरूं, तो वही सेम चीज है। अगर आपको लाइफ में मतलब कहीं पे भी टिक के नहीं बैठना, आपको अपनी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ वर्किंग में रहना, तो आप बटरफ्लाई करवा सकते हो। हर एक टैटू का सिंबल होता है, लाइक कुछ लोग ईगल करवाते हैं, इफ यू वांट टू फ्लाई हाई इन योर लाइफ, ईगल बनवा लो, ठीक है। तो वही मैं चीजें कह रही हूँ। तो आप अगर डार्क टैटूज करवाते हैं, लाइक सैटानिक टैटूज, ब्लैक रोज करवा रहे हैं, या ऐसा रोज करवा रहे हैं जिसमें कि ब्लड निकल रहा है, कुछ इस तरह के बहुत सारे टैटूज मैंने देखे हुए हैं, तो वो टैटूज जो है नहीं करवाने चाहिए। कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को, आपके ऑरा को वो डार्कनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें इस तरह के टैटूज की, जैसे मैंने करवा रखे है, मैंने महादेव की करवा रखे मोस्ट, मैंने ये वाला टैटू खुद डिजाइन करा है। ये विष्णु जी का शंख है, एंड इसके अंदर महादेव लिखा है, एंड आई कैन सी और द बांसुरी, हाँ, और ये मोर पंख है। तो ये मैंने जैसे कृष्ण जी, विष्णु जी और महादेव जी का कॉम्बिनेशन बना रखा है, समझ तो वो मैंने ये बनवाया। फिर देन मैंने जो है ये पूरा त्रिशूल बनवा रखा है महाकाल का, और इसमें पूरा त्रिशूल, डमरू एंड रुद्राक्ष माला, एवरीथिंग इज देयर। फिर जो ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय वो बनवा लिखवा रखा है आपने? वो लिखवा रखा है। देन यहाँ पे मैंने लक्ष्मी नारायण जी का लोटस बनवा रखा है, जो कि इस्कॉन को एक रिप्रेजेंट करता है। फिर देन यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा लिखवा रखा है, जो हमारे मंत्र होते हैं, जो कहते हैं बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे राधे लिखवा रखा है, श्री राधे। और एक बैक में है वहाँ पे मैंने जो है अगेन महामृत्युंजय मंत्र ही लिखवा रखा है, ओम के साथ, एंड राइजिंग सन, जो सनराइज दर्द नहीं होता? बहुत दर्द। मेरा तो जिन लोगों ने, मैं टैटूज, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है, यार आप लोगों को दर्द नहीं होता? तो मुझे तो इंजेक्शन से सबसे ज्यादा डर लगता है। नहीं, ये जो टैटूज होते हैं ना, लाइक हॉरिबल होते हैं। जब नीडल चलनी शुरू होती है ना, तो मतलब ये हाथ मेरा लाइक इतना बड़ा, इतना सूज गया था, बहुत ज्यादा स्वेल हो गया था। जब मैंने बैक वाला टैटू कराया, कम से कम 15 दिन में सो नहीं पाई थी ऐसे करके, क्योंकि ब्लड आना और बहुत सारी चीजें, स्वेलिंग होना। हाँ, ब्लड बहुत आता है। यहाँ इसमें भी मेरे बहुत ज्यादा ब्लड आया था। तो हाँ, कुछ भी कराओ तो प्रॉब्लम होती जरूर है, इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मिलता। बट डू यू थिंक कि जब आपने ये टैटूज करवा लिए हैं, तो टैटू कराने के बाद आपकी लाइफ कुछ बदली है? मेरे अंदर शांति, एकाग्रता, वो चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें ये भी आती हैं कि लोग एक तो जो जैसे गॉड हैं उनका पिक्चर बनवाते हैं, जैसे हनुमान जी बनवाए, तो मैं वो चीज़ें प्रेफर नहीं करती। उसका रीज़न ये है, एक तो टैटूज़ जो होते हैं आपकी नाभि से ऊपर होने चाहिए। आप देखिए कुछ लोग सीक्रेट टैटूज़ बनवा लेते हैं अपनी थाइस पे, या अपने एंकल पे, या अपने लेग्स पे टैटूज़ बनवा लेते हैं। स्पिरिचुअल टैटूज़ तो वैसे भी नहीं होने चाहिए, और अगर आप स्पिरिचुअल टैटू करवा रहे हो तो नाभि से ऊपर ऊपर होने चाहिए। और फोटोज़ नहीं बनवानी चाहिए। लाइक फोटोज़ इसलिए नहीं बनवानी चाहिए क्योंकि अगर आपकी मैरिड लाइफ है, या आप कोई भी चीज़ आगे अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो आपकी उस चीज़ पे ना असर पड़ता है, आप उनकी चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करते हो। लोग अपने पेरेंट्स जो एक्सपायर हो जाते हैं, जिन लोगों के बच्चों के, वो अपने पेरेंट्स के टैटू बनवा लेते हैं, अपने मदर का या अपने फादर का, या शादी के बाद अपनी वाइफ का। बट आई थिंक दैट वाइफ टैटू इज सो रोमांटिक। क्या वो भी नहीं कराना चाहिए? नहीं, वो आप वाइफ का करवा सकते हो अगर करवाना है तो। वो तो एक आपका सॉर्ट ऑफ एक इमोशन हो गया जो आप उनको शो कर रहे हो। बट हाँ, मैं कहूँगी जो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे पितृ हो गए, जैसे अगर पेरेंट्स भी चले गए हैं, या हमारे जो पूर्वज चले गए हैं, वो हमारे पितृ हो गए। आप देखिए, एक श्राद्ध रुक के नेक्स्ट श्राद्ध पे जब हम उनका श्राद्ध निकालना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पितरों में आ जाते हैं। और पितरों का कभी भी टैटू नहीं करवाया जाता है, कभी भी नहीं करवाया जाता है। तो इसीलिए पेरेंट्स जो चले गए हैं, या लोग करवा लेते हैं। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आपको नहीं लगता है लोगों को इस चीज़ से बहुत हर्ट भी होगा कि यार अब हम अपने पेरेंट्स को, एक तरीके से मुझे लगता है कि अगर उन्होंने टैटू करा लिया है तो वो उनके साथ हैं, ऐसा उन्हें लगता होगा, ऐसा उनको लगता है, इसीलिए वो करवाते हैं। मगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में ये भी लिखा गया है कि जिनको हम भेज चुके हैं, जिनका हम तर्पण कर चुके हैं, अगर हम उनको बार बार तंग
करते हैं या तो कहीं ना कहीं उनकी सोल जो है वो शांति में नहीं रहती। हम अपनी शांति के लिए उनकी सोल जो है वो हर्ट कर रहे हैं या उनको शांति नहीं दे रहे, वो सबसे बड़ा हमारे लिए दोष हो जाता हाँ, है। बिकॉज मैंने भी जितना सुना है दी, मुझे लगता है कि जब कोई अगर आपका क्लोज है वो एक्सपायर हो गया या वो नहीं रहा, उसको भी आपसे उतना ही प्यार होता है बिल्कुल और वो भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता है। एंड नाउ बाय दिस वी आर गिविंग देम अ रीजन कि वो भी अपनी आफ्टर लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली तो इसीलिए ऐसे टैटूज तो बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए। और अगर हम देवी देवताओं की बात करें, इसलिए नहीं बनवाने चाहिए क्योंकि आगे हम रिलेशनशिप रखते हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड, और बहुत सारी चीज़ें हमारा पर्सनल भी चीज़ें होती हैं, तो वो हम अगर इस तरह से देवी देवता कोई भी बनवाते हैं, मान लीजिए हनुमान जी बनवा रहे हैं, Yes. हनुमान जी इज अ ब्रह्मचारी। Yes, हाँ, और सही बात हम है। अपनी सेक्सुअल लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो तो हमें बढ़ानी है क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन उस पे हम कहते हैं ना उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ, राइट? इतने आश्रमों में तो गृहस्थ आश्रम भी है। गृहस्थ बिल्कुल। True. तो इस तरह से जो टैटूज हैं वो नहीं बनवाने चाहिए। बाकी आप मंत्रा लिखवा सकते हो, मंत्रा इज फॉर चैंटिंग, मंत्रा इज फॉर कहते हैं ना कि सोल की एक शांति के लिए, फॉर पीस। तो इसलिए आप मंत्रा करवा लो। आप कोई ऐसा लाइक सिंबल है, जैसे ट्रिनिटी का सिंबल है, लाइक इन्फिनिटी का सिंबल Yes. है, तो इस तरह के सिंबल्स आप करवा लो जो कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी करें। बट मैं कहूँगी कि इस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो नहीं करवानी चाहिए। True that. तो एक क्विक कर लेते हैं कि कौन सी राशि वाले को कौन सा टैटू कराना चाहिए। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वाले फायर रिलेटेड टैटू करवा सकते हैं। Wow. फायर रिलेटेड करवाते हैं, या फिर अगर लायन बनवाते हैं, लायन मुंह क्लोज होना चाहिए लायन का, तो वैसा लायन बनवाते हैं, या किंग लिखवाते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ उनकी चेंज होती है। और अगर हम टॉरस की बात करते हैं, टॉरस में मैं कहूँगी कि कुछ इस तरह का टैटू करवाना चाहिए जो कि रोजेस का हो, या फ्लावर्स का हो, या बटरफ्लाई का हो, तो इस तरह का टैटू अच्छा रहेगा। जेमिनाइंस की बात करूँ तो जेमिनाइंस को जो है कहीं ना कहीं फ्लावर का टैटू अच्छा रहेगा, बट इसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल मंत्रा है वो भी लिखवा सकते हैं। लाइक अगर आप गायत्री मंत्रा लिखवाते हो या गणेश जी का मंत्रा लिखवाते हो तो देन वो भी अच्छा रहेगा। अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर्स को जो है, यानी कि कर्क राशि वालों को किसी भी लाइक जैसे कोई इंसेक्ट है, लाइक एनिमल नहीं कहूँगी, इंसेक्ट कहूँगी, लाइक बटरफ्लाई है या बटरफ्लाई से रिलेटेड कोई चीज़ है, ईगल है, तो इस तरह की चीज़ें करा सकते हैं क्योंकि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, स्कॉर्पियो नहीं कहूंगी, स्कॉर्पियोज को कहूंगी। तो इनको नहीं कहूंगी क्योंकि ये इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। इनको जो है ना सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो अगर ये ईगल का टैटू कराते हैं, ईगल क्या होती है, अपने आप में ही सक्षम होती है उड़ने के लिए और बहुत हाई होती है, वेरी इंटेलिजेंट आल्सो। तो हाँ, इंटेलिजेंट होती है, तो इसीलिए इनको सपोर्ट मिलता है, ये अपने आप में ही अपने आप को संभालना सीखते हैं, अपने आप में सक्षम, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसे ही अगर मैं सिंह की बात करूँ तो लायन का टैटू करवा सकते हैं, अगेन किंग लिखवा सकते हैं, या सन बनवा सकते हैं। सनराइज बनवाना बहुत अच्छा रहता है, या सन बनवाए तो बहुत अच्छा। जनरली लोग जो किंग के टैटू किंग लिखवा लेते हैं हाथ पे, फिर उनका बहुत मजाक बनता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा देख के करवा लो। देन अगर हम वेगोस की बात करते हैं तो वेगोस जो है, आप जो मोर पंख होता है वो बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी से मेरा बताओ दी, मीन पहले मीन करो। ओके, देन फिर हम लिब्रा की बात करें, स्टार्स बनवाना बहुत अच्छा रहेगा, स्टार्स बनवा सकते हैं। और अगर हम वृश्चिक की बात करें, अगेन स्कॉर्पियो बनवाना बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं इनके लक को भी एनहांस करता है। अगर हम बात करें धनु राशि की, सैजिटेरियस की, तो इनके लिए धनुष बाण बनवाना, या राम जी के मंत्र लिखवाना, या राम जी का नाम लिखवाना, राम राम लिखवाना बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वाला कुछ वाटरी टैटू बनवा सकते हैं। एंड अगर केकड़ा बनवा सकते हैं नहीं, और अगर मकर राशि की हम बात करें तो ये भी मोर पंख अगर बनवाते हैं, या कृष्ण जी से रिलेटेड कोई टैटू करवाते हैं तो अगेन बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि वाले जो हैं, अगर कुंभ राशि वाले कृष्ण जी से रिलेटेड टैटू करवाते हैं या विष्णु जी से रिलेटेड कोई टैटू करवाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है। देन अगर हम बात करते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर शिव जी से रिलेटेड टैटू करवाते हैं, या विष्णु जी से, यानी कि अगर विष्णु जी का आप शंख बनवाते हैं या उनका अगर आप चक्र बनवाते हैं तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें लाइफ में अच्छी होंगी। चक्र बनवाने का, सुदर्शन चक्र बनवाने का एक अर्थ ये भी होता है कि लाइफ में जो ऑब्स्टैकल्स आती हैं वो भी कट जाती हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें आप राशि ऑनेस्टली दी, मैं आपको एक बात बताऊं, आई हैव अ स्कार
मेरे हाथ पे है, तो फिर उस पे अगर मैं बनवाती हूँ कोई टैटू, तो मैं एक तरीके से स्कार को कवर अप करने के लिए भी बना रही हूँ। मुझे लगता है बहुत लोगों के चोटें लगी होते हैं, तो जब आप स्कार कवर अप कराते हो, तो एक जब स्कार होता है वो पर्टिकुलर शेप में होता है, आप समझ रहे हो? तो उस टाइम पे अब हमने भक्ति भाव से अगर टैटू बनवाया, बट हम तो स्कार कवर करा रहे हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि आपकी नाभि से ऊपर-ऊपर होना चाहिए। अगर राइट। आपका भक्ति भावना है और वहाँ पे स्कार है, फिर भी आप टैटू बनवा रहे हो, तो यस, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप परफेक्ट। अगर उस पे टैटू बनवाना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी शंख बनवा करके इस तरह का विष्णु जी परफेक्ट। का, और उसमें विष्णुप्रिया लिखवा लो। ओह और वाओ! आई के ऊपर एक छोटा-सा मोरपंख बनवा लो, इट विल लुक ब्यूटीफुल। और एंड इट विल हेल्प मी आउट? यस, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अमेजिंग। आउट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो आपकी लाइफ को एनहांस करने में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके नाम को एनहांस करने में मदद करेगा। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा पॉडकास्ट करने में मुझे ये हो गया है कि मैं आप लोगों को बुलाऊँगी और अपनी सारी बातें पूछ लूँगी। ठीक है दी, हम टैटूज़ डिस्कस कर चुके हैं, आपने बहुत चीज़ें इसकी बता दी। अभी जब हम टैटू के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि जब याद है हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, तो अब मैं यहाँ पे ना लड़कियों के टॉपिक पे आना चाहूँगी वापस से, जिससे मैंने ये बात शुरू की थी कि टैटू वाली लड़कियाँ बहू नहीं बन सकती एंड ऑल। पॉइंट इज़ कि एज अ एस्ट्रोलॉजर, आप एस्ट्रोलॉजर बाद में हो, पहले एक लड़की हो, ठीक है? जी। एंड मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स आती हैं, और मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ दिस थिंग कि लड़कियां ना बहुत जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं रिलेशन में, और सामने वाला, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली सबके में अलग होती है, और सामने वाला उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, और फिर वहाँ पे वो लड़कियाँ दबती चली जाती हैं। तो एक लड़कियों को कैसे पता चले कि वो एक सही रिलेशनशिप में है या गलत रिलेशनशिप में है? लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या है, लड़कियां ओवर इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं। Yes. और सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है, जो मुझे लगता है, मैंने अभी तक जितनी कंसल्टेशंस ली हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लव रिलेशनशिप की ही ली। 99% मैंने लव रिलेशनशिप कंसल्टेशंस ही ली हैं। अब ये कह लीजिए भगवान की दुआ से लव रिलेशनशिप की ही कंसल्टेशंस मिलती हैं, बिजनेस और करियर की बहुत कम मिलती हैं। तो लव रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट आप मुझे कह Wow. सकते हो। सही क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। बाय अब द वे, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से सबको क्लियर करना चाहूँगी, जो लोग देख रहे हैं। मुझे पता है आप लोग भरोसा नहीं करोगे, बट स्टिल हम बता दें, ये पॉडकास्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस भी नहीं किया है, हम ऑन द स्पॉट बात कर रहे हैं, जो आ रहा है यार, मतलब मुझे लगता है ये सबसे रॉ, सबसे नेचुरल पॉडकास्ट होने वाला है। तो मैं अभी अनप्लान्ड अनप्लान्ड, ये यस, पॉडकास्ट होना था, नहीं होना था, ये ये भी भी नहीं पता डिसाइडेड नहीं था। था, ये हमें आज सुबह ही डिसाइड हुआ है कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक्स टू रवि जी, हमें स्टूडियो मिल गया। नहीं, जब थैंक्स मैं टू घर से दीदी। निकल गई हाँ, तब थैंक्स टू, डिसाइड हाँ, हुआ है। टेक्निकली वैसे दीदी को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, हालांकि फ़ोन ना उठाने के लिए उनके पॉइंट्स कट भी जाएंगे, बट ठीक है। खैर, बैक टू द टॉपिक, तो मेरी बोलने की आदत इतनी ज़्यादा है। बैक टू द टॉपिक, तो कैसे हम पता करें कि हम जिसके साथ हैं वो एक सही इंसान है या गलत है? बिकॉज दी, ये अगर हमें पता चल जाए, लड़कियां सीख लेना ये पहचानना, ओ गॉड, कितनी लाइफ बचा लोगी आप, सच में आपको भी नहीं पता। वही चीज़ कह रही हूँ कि लड़कियां ओवर इमोशनल होती है। लड़कियों को सबसे पहले चाहिए होती है कमिटमेंट, कि शादी करेगा या नहीं करेगा। सेम। और इसी चीज़ में लड़कियां होती जाती है डिस्ट्रॉयड। अब कुछ लोग लड़कियों को, मुझे बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट तक बोल देते हैं, दी, ये तो और ये भी कह देते हैं कि ये एक लड़के के साथ, दूसरे लड़के के साथ, पता नहीं कितने लड़के। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आपने उस लड़की की फीलिंग्स कभी समझी नहीं। वो लड़की क्या चाहती थी, पहले लड़के से वो चाहती थी कमिटमेंट। अब जब पहला लड़का कमिटमेंट नहीं देगा और दूसरा लड़का उसको कंसोल करेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि वो उसके साथ ज्यादा खुश है, तो वो दूसरे लड़के पे जरूर स्विच होगी। और दूसरे लड़के पे स्विच होगी, मान लो उसने भी उसको कमिटमेंट नहीं दी, तो वो जो दिल टूटा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं दूसरा दिल ढूंढता है लगाने के लिए। पाने के चक्कर में वो सारी, वो हर चीज करती जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या करें, मतलब अब जैसे सपोज करो मुझे अगर कोई लड़का पसंद आ गया, तो क्या मैं उससे बोलूँ कि मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भेज? तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को जो है कुंडली देखनी चाहिए या क्या है। सबसे पहले तो लड़के की पर्सनालिटी ही
सारी चीजें होती हैं, अंधी होती है अंधी दीदी, होती है। प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। मगर वही चीज मैं कह रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी लड़कियों की कंसल्टेशंस आती हैं, अच्छा ये वाले जो क्वेश्चंस है क्या वो हमें इस समय पे सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन, ये तो इतनी ज्यादा है। अगर मैं अपना यूट्यूब लाइव भी करती हूँ तो उसमें आप क्वेश्चंस अनब्लॉक देखोगे, करवा दो। कम से कम 10-10 हजार क्वेश्चंस यही होते Oh हैं my अलग अलग God. लोगों के। तो ये चीज है कि लड़कियां जो होती हैं एक ही इंसान के पीछे भाग रही हैं। अच्छा, उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जो है So disrespectful. कि लड़की उसके पीछे पागल है। अच्छा, बाद में मैं आपको बताती हूँ कर्मा पेज बैक, ठीक है। जो लड़की जिसके पीछे भाग रही है वो एट लास्ट कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है, मगर वो लड़का कहीं भी सेटल नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं लड़के जो होते हैं हार्ट अटैक से या फिर शराब की वजह से, लिवर सिरोसिस से, और मोस्टली लिवर सिरोसिस या लिवर की किसी प्रॉब्लम से ही मरते हैं, क्योंकि वो उसके पीछे फिर बाद में शराब पीनी शुरू करते हैं, बाद में वो गाने सुनने शुरू करते हैं, और उसके बाद वो उनका एंड ऐसा होता है। मगर वो लड़की अपना कहीं ना कहीं अपने बच्चे और घर गृहस्थी बसा के बैठी होती है। लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी है। अगर कोई लड़की आपके इमोशंस को हर्ट कर रही है, अगर वो ये कह रही है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी कर रही है, तो डेफिनेटली शी इज ऑल्सो डिचिंग यू। तो आपको भी वो प्यार नहीं करती है। तो ये दोनों तरफ से बात बराबर है, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से जो बजता है वो थप्पड़ ही बजता है दोनों हाथ से ताली बजती है। तो इसीलिए जो है ना, दोनों के लिए है। अब चाहे आपका पार्टनर आपको नहीं प्यार कर रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है और वो आपसे प्यार नहीं करता, कद्र नहीं है बेसिकली उसको आपकी। दी, ये हमने बोल दिया, बहुत लड़कियां समझेगी, बट बहुत लड़कियां जो एक्चुअल में समझना चाहती भी, उन्हें समझ आ रहा है ये चीज़ कि हाँ यार मुझे पता है सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन उनको ये लगता है यार तो क्या हुआ, मैं तो प्यार करती हूँ, कभी तो इसको मुझसे प्यार होगा। अगर उस लड़की को उससे मूव ऑन करना है, यार कुछ बताओ ना, कुछ तो रेमेडी बताओ यार। सबसे बड़ी बात पता है क्या, इन चीजों में रेमेडी काम ही नहीं आती। अगर मैं कहूँ वशीकरण कर लो, तो वशीकरण काम नहीं आता। वशीकरण नाम की पहली बात तो कोई चीज ही नहीं होती। मैं ये आपके पॉडकास्ट से कहना चाहती हूँ कि जितने लोग ये कहते हैं ना मैंने वशीकरण किया, ये किया, वो किया, सब फ्रॉड बातें, सब फ्रॉड बातें हैं। और ये कुछ भी वशीकरण जैसे नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप वशीकरण कर सकते होते तो दुनिया में इतनी चीजें जो हैं वो खराब नहीं होती। आप ये समझो, हर चीज को आप अपने हिसाब से चला सकते। अगर वशीकरण नाम की कोई चीज होती ना, मैं कहती हूँ ठीक है तंत्र है, भगवान शिव से ही तंत्र निकला है, भगवान शिव को माता पार्वती से बार बार वियोग नहीं सहना पड़ता, वशीकरण करते सारे असुरों पे और हो जाता। माता पार्वती को छोड़ना नहीं पड़ता। अगर रावण पे वशीकरण चलता तो राम जी को युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। वाह, युद्ध जाके लड़े राम जी, सीता को वापस लेके आए, वशीकरण नहीं करा घर में बैठे बैठे। जबकि उस टाइम पे और वो उनके पास तो इतनी विद्या थी, इतनी सारी चीजें थी। इनके वो जिस पंडित को बोलते उस टाइम पे, एक्चुअल तो उस टाइम पे ज्ञानी लोग थे ना, इस टाइम पे तो हर दूसरा इंसान ज्ञानी है। बिल्कुल, मैं भी खुद को ज्ञानी समझती हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हूँ। तो इसीलिए लोगों को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, और सो कॉल्ड उन लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है जो अपना पैसा फ्रॉड बाबाओं पे खर्च करे जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। मेरे पास भी आप यकीन मानोगे इतनी कॉल्स आती हैं, आप हमसे लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, प्लीज हमारा पार्टनर वापस ले आओ। पैसों को मैं कहती हूँ कोई भी एस्ट्रोलॉजर मना नहीं करेगा, ठीक है। जिसकी जेब में 1 लाख 2 लाख आ रहे हो वो मना नहीं करेगा, वो 2-4 पर्चियां रखेगा, कैंडल जलाएगा और करना शुरू कर देगा। मगर मैं हाथ जोड़ के कह देती हूँ हम ये काम नहीं करते हैं वशीकरण का। आपके पैसे हम फ्रॉड में नहीं खर्चा कर सकते, क्योंकि हमारे भी कर्म है। मैं पैसों को भी मना कर देती हूँ। तो इसीलिए वशीकरण नाम से अगर आप पैसा अपना बैंक बैलेंस खर्चा करे जा रहे हैं तो प्लीज बंद कीजिए। पैसों से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपके इमोशंस दोबारा हर्ट होंगे, उस बाबा जी से हर्ट होंगे जिस बाबा जी से आप वशीकरण करा के अपना बैंक बैलेंस भी खाली कर। मुझे लगता है लोग इतना हार्टलेस हो चुके हैं जब वो ऑनलाइन उस पे आते बुलिंग पे। और दी, ये बहुत, मैं कितना भी इसको डिनाई कर लूँ, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। हाउ डू यू डील विद दैट? मैं कैसे डील करती हूँ, मेरे को कमेंट्स भगवान की कृपा से टचवुड बहुत खराब नहीं आते। 2 कमेंट्स आते हैं और वो मैं आपको बता देती हूँ बहुत खुलेआम। सबसे पहले तो आता है मेकअप को लेकर के। आप सिंपल हो ना तो ठीक है, ये 2 किलो मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमें कोई मेकअप दिला रहा है क्या। हाँ, अब यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज आती हैं, आप ये देखो। अगर मैं बिल्कुल सिंपल बैठती हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे जाओ, मैं आपको बिल्कुल न्यूड फेस भी दिखूंगी, मतलब नो मेकअप, ठीक है, मैं बिल्कुल न्यूड फेस भी दिखूंगी आपको, मैंने कोई भी मतलब मेकअप नहीं कर रखा होगा। इनफैक्ट मैंने कहता ना वो जो एक हम बेस लगाते हैं वो भी नहीं लगा रखा, नॉर्मल हम मॉइस्चराइजर लगा के भी बैठ जाती हूँ मैं ऐसे भी आपको देखूंगी, तो उसमें भी लोग कहेंगे थोड़ा सा तो मेकअप होना चाहिए ना, आप ऐसे ही बैठ जाते हो, आपका प्रोफेशन है आप। हाँ, उसके बाद दूसरा, अगर मेकअप करके बैठ जाओ, लाइक मैं अभी बैठी हूँ, 2 किलो मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है मैडम को, वैसे भी बहुत सुंदर है। भाई मैं मेकअप लगाऊं तो प्रॉब्लम, नहीं लगाऊं तो प्रॉब्लम। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को कहना चाहती हूँ, अगर आप काले हो तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, ये तो काली है, ये तो काला है, ये तो नाम ही कल्लू रख देते हैं, ठीक है। अगर आप गोरे हो तो आपको भर्रा या अंग्रेज या पता नहीं ऐसे अलग अलग नाम दे देते हैं। तो अगर आप मोटे हो कद्दू, भैंस, इस तरह के नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर आप पतले हो तो केला, नाड़ा, इस तरह के नाम दे देते हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये दुनिया की सच्चाई है। मगर आप ये नहीं देखोगे, एक पड़ोस की आंटी सामने वाले को कह रही है अरे तेरी बेटी भैंस हो रही है, मगर उसने अपनी बेटी को देखा कि उसकी बेटी फेयर एंड लवली लगा लगा के मरे जा रही है गोरी होने के लिए, नहीं देखा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक उंगली ऐसे उठाओगे तो बाकी की 3 उंगली हैं ये आपके ऊपर ही उठ रही है, आप ये समझो। और कोई आपको कुछ बोले, सबसे बड़ी बात जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मुझे मेरे नाना जी ने जो सिखाई, वो सिखाई कि लियाकत, आपकी जो लियाकत होती है वो बोलती है। डजंट मैटर आप काले हो, डजंट मैटर आप गोरे हो, डजंट मैटर आप शॉर्ट हाइट हो, डजंट मैटर आप एक्स्ट्रा लॉन्ग हो, डजंट मैटर आप डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल हो, डजंट मैटर आप स्मॉल एक्सेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन यू स्पीक, व्हेन योर पेन स्पीक्स, तो वो ही सबसे बड़ा पॉइंट होता है। जब आपके पास लियाकत होती है, जब आपके पास एक ओहदा होता है। मैं कहती हूँ आज वो लड़की जिसके पास कोई गुड लुक्स नहीं है, वो IAS IPS का पेपर क्लियर कर ले, क्या उसके पीछे लोग भागेंगे, लड़कों की लाइन लग जाएगी, लड़कों की लाइन लग जाएगी। तो लुक्स डजंट मैटर, व्हाट स्पीक्स योर पेन, एक कलम जो बोल सकती है वो और कुछ कोई नहीं बोल सकता। मुझे लगता है दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग, दिस इज द पावर ऑफ पेन। ट्रू, मतलब आपने बहुत प्यारी बात बोली, एक तरीके से एक रिमाइंडर है, हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है, हमने सुनी होती है। ग्रूमिंग छोड़ो, पढ़ाई में लग जाओ, अपने आप तुम्हारी ग्रूमिंग हो जाएगी। वाओ, पढ़ाई से याद आया, मेरे LLB के पेपर आने वाले आपको पता है मैं लॉ भी कर रही हूँ। कौन से सेमेस्टर की? ये मेरा 4th सेमेस्टर होगा। वाओ, LLB कर रहे हो? बैक आई हुई है मेरी, इसीलिए आई क्योंकि मैंने पेपर दिया नहीं। कौन सा सब्जेक्ट? इसका कोई उपाय है क्या? कौन से सब्जेक्ट में बताओ? दी सच बताऊं, मुझे तो याद भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। मेरे से पढ़ लो, आई एम आल्सो LLB। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा है पॉडकास्ट करने का तो वो मुझे हो रहा है। अगली बार सोच रही हूं अपने LLB के टीचर को ही बुला लूं। मेरे सारे एग्जाम्स LLB के टचवुड वन शॉट क्लियर हुए हैं। तो आप एक लॉयर भी हो? आप क्या क्या हो पहले बताओ, फिर मैं अपना भी बताऊंगी। यस, बोलने का मौका मिल गया। मैं क्या क्या हूँ? मैं बोलती हूँ, चलो ठीक है। एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और एक लॉ स्टूडेंट, एक सॉरी अब तो आप लॉयर ही हो। आपने दे दिया बार का एग्जाम? नहीं, वो मैं इस साल लेकिन आप लॉ कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, लॉयर भी हो गए आप, है ना, बिकॉज आप अपने बात रखोगे। और ये मैं आज आपके पॉडकास्ट रिलीज कर रही हूँ, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था। लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजर ना अनपढ़ होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, लॉ करके बैठी हुई हैं। दिस इज द हिडन थिंग। ओ हाँ, मुझे याद आया, मैंने सोचा था कि जब भी मैं पॉडकास्ट करूंगी किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ तो मैं उनसे पूछूंगी। पहले चीज, हम एक ना छोटा सा सेशन कर लेते हैं। दी, सपोज करो उर्वशी को एस्ट्रोलॉजी में आना है ना, मेरे साथ देख देख के रह के, चलो मम्मी के साथ, मेरे तो बेइज्जती कर देती है, मम्मी के साथ बहुत मोटिवेट हो गई है वो कि उसे भी एस्ट्रोलॉजर बनना है। तो आप अभी आपके पास यू हैव 5 मिनट्स, है ना, और आप इतने टाइम से एस्ट्रोलॉजी है। अब आपको बेसिक जो सिलेबस होता है एस्ट्रोलॉजी का, तो जो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, तो आप एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दो, जिससे उर्वशी को फायदा भी हो जाए, और जब बाद में भी उर्वशी ये पॉडकास्ट देखे या और लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत एक सेशन सा हो जाए। मतलब व्हाट डू वी कॉल दैट यार, आजकल दी जो बहुत ज्यादा चलते हैं, अरे दीदी, वर्कशॉप। यस, एक छोटी सी वर्कशॉप कर दो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक। बिगनर, मुझे कुछ नहीं आता, उर्वशी को सामने बैठी है, कुछ नहीं आता उसको, अब बताओ कैसे?
सबसे पहली चीज तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको कॉल आता है, कॉल इन द सेंस ऐसे नहीं कि फोन आया ऐसा नहीं ठीक है उर्वशी, तो अभी इसलिए फोन ये का मत वेट कर सोचना रही हो। कि फोन का वेट मत करना भाई। तो सबसे पहले तो आपको अंदर से कॉल आता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मैं नहीं, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी और मैंने अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से पूछा, तो सबने एक ही चीज का जवाब दिया जो मेरा भी खुद का जवाब है कि एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं चूज करते, आपको एस्ट्रोलॉजी चूज करती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आता है। दूसरी चीज जो है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कॉल आ रहा है, अगर आपका बहुत मन है एस्ट्रोलॉजी सीखने का, तो सबसे पहली चीज तो प्लैनेट्स को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे नवग्रह होते हैं। नवग्रह में 7 ग्रह हमारे उपग्रह हैं, और जो राहु केतु जो बाकी के 2 ग्रह हैं वो छाया ग्रह हैं। इनके बारे में आपको जो कहानी है, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें क्या होती हैं। मेरे जो गुरुजी थे, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, तो उन्होंने हमें ये बोला कि आपको एक एक चीज याद रखना बहुत मुश्किल होगा। बृहस्पति क्या देता है, शुक्र क्या देता है, ये चीजें याद रखना बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या करो, इनके बारे में जो कहानियां हैं, जो पुरानी कथाएं हैं इनकी, जो इनके रिलेशंस हैं, जैसे जो हमारे, जैसे आप अगर शिव पुराण पढ़ते हो तो उसमें आप देखोगे शनि का एक अपना रोल है, बृहस्पति का अपना रोल है। तो वो सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको ये इजीली लर्न हो जाता है। तो अगर आपको ग्रहों के बारे में इजीली पढ़ना है तो गो फॉर, आप जो पुरानी कथाएं हैं उनके बारे में पढ़ो, आप ग्रहों को आराम से समझ जाओगे। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम बात करें नक्षत्र की, तो नक्षत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ हम कुंडली, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो कुंडली ही देख लेते हैं कि अच्छा ये राशि हो गई, ये लग्न हो गया, ये दशा चल रही है, हो गया। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम जिनको कहते हैं चरण, तो एक नक्षत्र 4 चरण का होता है। तो जो व्यक्ति एक, अब क्या होता है कि काफी लोगों की कुंडली में देखा जाता है कि जो नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र इधर एक नक्षत्र उधर, मतलब लास्ट, जैसे मान लो आद्रा नक्षत्र का आखिरी चरण पे कोई व्यक्ति पैदा हुआ, तो जो नेक्स्ट नक्षत्र है उसके पहले चरण पे पैदा, वो पहला चरण लग गया उसका, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम कुंडली बनाते हैं उसमें जो नक्षत्र आ रहा होता है, चाहे चौथे चरण का नक्षत्र आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, चाहे चौथे चरण में, उसकी क्वालिटीज होती है, और जो नेक्स्ट नक्षत्र होता है उसकी पहले चरण की, मतलब उसकी क्वालिटीज भी आपके अंदर आ जाती है, मिक्स हो जाती हैं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा हम तो इस नक्षत्र के हैं, ऐसा तो है नहीं। आपने ये नहीं देखा कि वो कौन से चरण का नक्षत्र है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो प्लानिटरी भी यही चीजें देखी जाती हैं। फिर डी चार्ट्स अलग अलग होते हैं, D10 है, D11 है, तो D7 है। तो हर एक चार्ट जो है वो अपनी अपनी चीजें दर्शाता है, लाइक प्रोजेनी है, मैरिटल रिलेशनशिप है। सिर्फ आप ये देखो कि लग्न देख करके आपने पूरी इंसान की गाथा, जीवन की गादी, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उसका फाइनेंस देखना है तो आपको उसके हिसाब से फाइनेंस का चार्ट देखना होगा। अगर उसको आपको मैरिटल लाइफ देखनी है तो मैरिटल लाइफ के हिसाब से अलग देखना होगा, नवमांश अलग देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें देख करके आंकलन किया जाता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। देन उसके बाद आती है आपकी दशाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखती है, महत्व रखती है। तो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, हम सुनते हैं ये चीज बोलते हुए। तो ये 5 दशाएं होती हैं, जिसमें कि एक दशा जो होती है वो बहुत लंबे समय के लिए चलती है। मान लीजिए शनि की दशा है, 19 साल के लिए आ गई है, तो 19 साल में अंतरदशा चेंज होती रहेगी। अंतरदशा कभी सूर्य की है, कभी राहु की है, वैसे वैसे इंसान की लाइफ चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद वो एक, जैसे 19 साल के लिए इंसान बंध नहीं जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये लोगों को देखने की, शनि की दशा आ गई डर जाते हैं, 19 साल के लिए बंध गए, नहीं। उसमें जो अंतरदशा आएगी, मान लो अंतरदशा आई 2 साल के लिए आई, तो वो 2 साल का टाइम पीरियड आपको उस हिसाब से चलेगा। अच्छा, वो 2 साल के टाइम पीरियड में आपकी प्राण दशा, सूक्ष्म दशा कैसी है, फॉर मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 1 मंथ, वो चीजें आती हैं। फिर नेक्स्ट आता है उसके हफ्ते कैसे हैं, 4 हफ्ते कैसे हैं, 2 हफ्ते कैसे हैं। फिर आता है प्राण सबसे लास्ट में कि दिन कैसे हैं, 4 दिन, 5 दिन कैसे हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तब जाकर के आंकलन होता है। आजकल सो कॉल्ड जो एप्स हैं ये कहते हैं कि हम फ्री में एस्ट्रोलॉजी बांट रहे हैं, 1-1 रुपए में एस्ट्रोलॉजी बांट रहे हैं। मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी 1-1 रुपए में बांटने वाली चीज ही नहीं है। आप 1 रुपए में एस्ट्रोलॉजी बांट रहे हो, 5 मिनट की कॉल करा रहे हो 5 रुपए की। मैं कहती हूँ 5 मिनट में तो अगर एक ढंग से कुंडली देखी जाए ना, तो आप नक्षत्र का भी आंकलन नहीं लगा सकते। अभी आपने इतनी
इतनी सारी चीजें बोल दी, क्योंकि मैंने बिल्कुल। बोला था तो बेसिक बताओ, और बिल्कुल ये बेसिक में इतना हो गया तो बेसिक में कैसे कर इतना हो गया, तो सकते हैं? आप 5 मिनट में कैसे किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो? देन फिर वो 5 रुपए की कंसल्टेशन वाले लोग कहते हैं कि हमने तो जी पूछा था पंडित जी से, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, वो तो टाइम पास कर रहे थे। होगा। तो सो कॉल्ड मैं आपको बता दूं, ये टाइम पास नहीं होता। कम से कम एक इंसान की अगर कुंडली देखनी है तो आधा पौना घंटा तो वैसे भी पूरी चीजों को देखने में, मैनेज करने में, हर एक चीज देखने में लग जाएगा। देन आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देख करके एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शंस होती हैं। अगर आपको जो तुरंत क्वेश्चन चाहिए, हाजिर जवाब, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कार्ड आया 10 ऑफ सॉर्ट्स, चीजें खत्म, तो वो एक आपको हम जल्दी आंसर दे सकते हैं। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप 1-1 रुपए में सोच रहे हो कि आपको 1 रुपए में 1 मिनट में मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी, बिकॉज मम्मा के जब भी कंसल्टेशन होते थे, उर्वशी जब अपॉइंटमेंट देती है तो लोग पूछते हैं कि कि ठीक है इतनी फीस में आप कितनी देर देखोगे, तो उर्वशी ऑलवेज गोज लाइक कि मैम कभी भी टाइम फिक्स नहीं करती, मतलब मेरी मदर कभी टाइम फिक्स नहीं करती। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है वो इसीलिए नहीं करती। मैं भी इसीलिए कभी टाइम फिक्स नहीं करती। हम बोल के चलते हैं 30 मिनट्स का सेशन है या 45 मिनट्स का सेशन है, मगर उसमें हम दूसरी चीज जो है मैं ये भी रखती हूँ कि अगर कोई चीजें जैसे टाइम टेकन है तो उसमें मैं ऐसा नहीं है कि 45 मिनट्स हो गए तो मैंने फोन रख दिया, मैं बात नहीं करूंगी उसके बाद, तो मैं वो चीजें नहीं करती। अगर 45 मिनट्स की बजाय 1 घंटा या सवा घंटा, 1.5 घंटा भी हो जाता है तो मैं अपना टाइम पूरा देती हूँ, और इसीलिए मेरे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। हाँ, कम क्लाइंट्स हैं मगर क्रीम क्लाइंट्स हैं और खुश क्लाइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। दी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान आया हो जो बस सुसाइड करने वाला हो, कोई ऐसी कहानी हो? तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। इसी पॉइंट पे मैं आ रही थी। अभी थोड़ी दिन पहले आपने बोला था मुझे कमेंट्स के लिए, तो मैंने आपको कहा था 2 तरह के कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट तो मैंने आपको मेकअप वाला बोला था। अब दूसरा कमेंट आप सुनो। दूसरा कमेंट क्या आता है, मैं जब यूट्यूब लाइव करती हूँ 2 से 3 घंटे निकाल करके मैं यूट्यूब लाइव कर रही हूँ। अब उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं आप हमारी एस्ट्रोलॉजी देखो, ये देखो, तो मैं उनको कहती हूँ जो सुपर चार्ट है या थोड़ी बहुत दान दक्षिणा, लाइक एक एनर्जी एक्सचेंज काइंड, वो लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो मेरे पे हावी ना हो, मैं उस चीज को ना फील करूँ। आप समझ रहे हैं? अब वो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। मैं कहती हूँ चाहे आप मुझे बहुत छोटा सा एक एनर्जी एक्सचेंज करो, बट करो। बट लोगों के क्या कमेंट्स आते हैं, जो दूसरा कमेंट में बात कर रही थी, ये तो यहाँ पे पैसे लूटने के लिए बैठे हुए है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, तो भाई लोगों आप ये 100 रुपए से तो आपके 20 रुपए की सुपर चैट से अगर मैं करोड़पति बन रही होती तो मैं बहुत पहले बन चुकी होती। 20 रुपए तो छोड़ दो, मेरा कहते ना 20,000 का तो एक दिन का खर्चा हो जाता है। ट्रू, ऑब्वियसली। और आप ये सोचते हो कि 20 रुपए दे करके, अच्छा वो 20 रुपए जो देने वाले होते हैं ना, हमारा नहीं बताया, लगता है फ्रॉड है। बताओ 20 रुपए का तो भाई 20 रुपए में मैं कोई फ्रॉड कैसे कर दूंगी? अब तो 20 रुपए की है ना? तो लोगों की तो वो मेंटालिटी है, 20 रुपए दे दिए तो सोचेंगे बस खरीद लिया है। यस। अब इससे कितने भी क्वेश्चन कर लो, ये हमारे सबके आंसर देंगी। एक तो लोगों की ये मेंटालिटी है। दूसरी बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस जो होता है बहुत सारे लोग कमाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी से इतना अर्न नहीं करती। उसका रीजन ही ये है कि मैं पैसा छोड़ देते हो। यस। मैं ये सोचती हूँ अब मैं दूसरों की थिंकिंग की बात नहीं करती, मेरी अपनी ये थिंकिंग है कि मैं किसी की लाइफ एनहांस करूँ, ना कि किसी की लाइफ रूइन करूँ। तो इसीलिए जो है मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करती हूँ सामने वाले को हेल्प करने की। अब यहाँ से बात आती है थॉट्स वाली, जो मैं आपको बता रही थी। 2018 की बात है, मेरे पास एक लड़के का फोन आता है और वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सुसाइड कर रहा था। और लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे इस चीज का, उसने जो मुझे बताया, अब गॉड नोस, मगर जो उसने मुझे बताया, उसने कहा मेरे हाथ में पॉइजन है और ये मैं आखिरी कॉल कर रहा हूँ। और रैंडमली उसने मुझे कॉल करी। लोग गए पुलिस, सबसे पहले आपको ही पकड़ी। अरे बाप रे। उस वक्त मैं किसी प्लेटफॉर्म पे थी, मैंने 5 साल उस प्लेटफॉर्म पे काम किया है। और उस टाइम पे वो 2-2 रुपए में एस्ट्रोलॉजी नहीं बेचते थे प्लेटफॉर्म्स वाले। ये तो बहुत डरावनी बात भी तो है ना, हाँ। कॉल आखिरी कॉल आपको कर रही है। और ये समझ लो कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन होते हैं, अब सोचो वो कॉल मेरे पास आया। oh my God। अब ये मेरी किस्मत मानो या उसकी किस्मत मानो, भगवान को पता है वो चीजें, वो मैं आज तक नहीं पता लगा पाई। उसके बाद उस लड़के को मैंने काउंसिल किया। मैंने कहा सबसे पहले तो आप उसको साइड में रखो,
नहीं उसने मेरे को धोखा दे दिया, लिटरली बहुत रो रहा था वो लड़का, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, किसी और लड़के के साथ वो मुझे बेडरूम में पकड़ी गई, ये वो, मतलब बुलशिट बातें उस लड़के ने करी जो कि उसके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और मैंने उस लड़के को धीरे धीरे करके, हालांकि हमारे पास एक बटन हुआ करता था एसओएस का कि अगर कोई ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी वाला कॉल आता है तो आप उसको इमरजेंसी में प्रेस करोगे, बट स्टिल महादेव जी की कृपा से मैंने एक छोटा सा, यहाँ पे मैं कहूँगी चाहे मेरा रिस्क कह लो या मेरी नासमझी कह लो, मैंने ये चीज़ करी, मैंने उसको धीरे धीरे काउंसिल किया, बट मेरे माइंड में था कि अगर इन केस मेरे से हैंडल नहीं हो तो मैं वो बटन दबा दूंगी। मैंने धीरे धीरे करके उसको काउंसिल किया, लड़के को कॉल कटी, उसके बाद उसने मुझे कॉल बैक किया। मैंने उसको बोला सबसे पहले तो आप ये पॉइजन हटाओ, आप ये देखो कि वो लड़की जो गई है उसका क्या ही जाएगा, आपके पेरेंट्स हैं घर में, आप उनको देखो, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स को देखो, आपके पेरेंट्स को आप वो दो जो वो चाहते हैं, वो लड़की को क्यों आप देख रहे हो, वो लड़की तो जानी थी चली गई, ऐसी और लड़कियां आएंगी चली जाएंगी। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में पॉडकास्ट में बोला सिर्फ लड़कियों को ही इंसान डिच नहीं करता, लड़के भी जो होते हैं वो भी बहुत सफ़र करते हैं। तो इसलिए मैंने जब उसके पेरेंट्स की बात करी, जब मैंने बाकी सारी चीज़ों की बात करी, धीरे धीरे वो लड़का सेटल हुआ एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस लड़के ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। फिर वो धीरे धीरे उसने 1.5-2 महीने मेरे से डेली थोड़ी थोड़ी बात करता था। उसने फिर मुझे बोला मैम मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं उस लड़की से, उसके ट्रॉमा से बाहर आ गया हूँ। क्या रेमेडी दी आपने उसको या बस बातों से? सिर्फ बातों से। Oh my God, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप मेरी बात समझो और ये सब लोग भी देख पाएंगे, अगर आप मेंटली परेशान होते हो ना, अगर मैं आपको कहूँ लौंग जलाओ, फोटो लाओ, कपूर जलाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, सब कहेंगे बकवास है यार, यहाँ पे अपनी मेंटल स्टेट ठीक नहीं हो रहा है, ये कह रही है लौंग लेके आओ, कपूर लेके आओ। वो सब चीजें सेटल नहीं कर पाता इंसान। वाणी से ही जो है आप किसी इंसान का मन जीत सकते हो और वाणी से ही बड़े बड़े कलेश, शत्रु जो है अपने पैदा कर सकते हो। तो जो सबसे बड़ी तलवार, जो सबसे बड़ी जिसमें धार है ना, वो हमारी जीभ है। वाह, सही बात, एकदम सही बात। तो अपनी धार से आप चीजें काट भी सकते हो और अपनी धार से आप चीजों को बना भी सकते हो। तो इसीलिए जो वर्ड्स इंसान के निकलते हैं वो डेफिनेटली उनको जो है ना रिजेंबल करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इन चीज़ों से बाहर निकाला जा सकता है। तो मैं व्यक्ति से कहना चाहूँगी कि अगर आप उसको मान रहे हो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, वो ही मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब कान्हा जी तो कहते हैं ना स्वयं हर चीज़ को घुमा सकते थे, जब उन्होंने वो चीज़ नहीं बदल पाए तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। लग रहा है ये वाला पॉडकास्ट हमारे और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो। मुझे लगता है बहुत बातें अभी अधूरी रह गई, मुझे और भी बातें करनी थी, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो बचाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दीदी आने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक्स टू मम्मी, थैंक्स टू दीदी। मेरा पहला पॉडकास्ट आप लोगों ने शुरू करा दिया। अगेन खूब ग्रो करो, खूब पॉडकास्ट चले, खूब नाम कमाओ, यही मनोकामना है। नवरात्रों से शुरू हो कर रहे हो और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बर्थडे वाले दिन से शुरू कर रहे हैं। अगर तिथि की बात करूं तो चैत्र की अष्टमी पे पैदा हुई हूं मैं। दुर्गा अष्टमी बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था जो अभी हम बात कर रहे थे, पता चला। आई होप सो एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये पॉडकास्ट किया। मुझे अब समझ आ रहा है लोग इतना पॉडकास्ट में क्यों जा रहे हैं, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीदी आने के लिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने भी इतने पेशेंस से, इतने अच्छे से ये पॉडकास्ट सुना। आई होप मैं आप लोगों के लिए हर बार अच्छे अच्छे नए नए प्यारे प्यारे पॉडकास्ट ला सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन होता है उसको प्लीज़ दबाएं ताकि आपके पास नए नए पॉडकास्ट के अपडेट्स पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।